लिख लिया? ठीक है, चलो। बीच में कॉल आ गया, कॉल के चक्कर में वापस आवाज चली गई, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमारे पास में अब आ गया जो शिफ्ट है, फ्रिंज शिफ्ट, वो हम निकाल सकते हैं। और वो फ्रिंज शिफ्ट हुआ n इज इक्वल टू 4d v² अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। माइकलसन एंड मोरले ने जो किट काम में लिया था, उसके अंदर जो मिरर की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, मिरर की स्प्लिटर से जो डिस्टेंस है वो थी 11 मीटर। तो हम डी की जगह काम में ले सकते हैं 11 मीटर। और वेलोसिटी ऑफ अर्थ नोन है, लाइट वेलोसिटी नोन है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ जो हमने लाइट काम में ली उसकी वेवलेंथ हमको नोन है। सो पैरामीटर्स, हमारे फॉर्मूले में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक तो डी चाहिए हमको, डी हमारा है 11 मीटर। दूसरा चाहिए हमें वी, डी क्या चीज है? डी है डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम स्प्लिटर। वी क्या है? अर्थ वेलोसिटी। अर्थ वेलोसिटी इज 3 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी देन हमारे पास में है सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, light velocity which is 3 multiplied by 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन हमारे फॉर्मूले में एक चीज और है लैम्डा, लैम्डा है हमारे पास में 5000 एंगस्ट्रॉम, जो हमने यहाँ पे लाइट काम में ली उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। इन सारी वैल्यूज को अगर मैं फॉर्मूले में रखता हूं और फ्रिंज शिफ्ट कितना है उसको निकालता हूं। फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला था वो था n इज इक्वल टू 4d v² अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। इसके अंदर ये सारी वैल्यूज को जब पुटअप करते हैं तो हमारे पास में n की वैल्यू आती है 0.044, ये वैल्यू आती है। ये वैल्यूज आप रख लीजिएगा, ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगी। हो सकता है कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक रही हो, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब इस वैल्यू से क्या मतलब हुआ? इस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि फ्रिंज में शिफ्ट होगा। फ्रिंज में एक नंबर का शिफ्ट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अगर आपके पास 10th रिंग है तो 10th रिंग से आप 9th रिंग पर आ गए या 10th रिंग से आप 11th रिंग पे आ गए, लेकिन यहाँ पूरा वो 1 का शिफ्ट नहीं है, यहाँ फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है। वो फ्रिंज शिफ्ट कम जरूर है लेकिन है। थ्योरी कह रही है कि फ्रिंज शिफ्ट होगा। और अब ये फ्रिंज शिफ्ट कितना कैसे दिखाई देगा कि लाइक मेरे पास में रिंग, पहले जो सेंट्रल रिंग थी, सेंट्रल रिंग मेरे पास है पहले इस तरह की अगर दिखाई दे, सेंट्रल रिंग इस तरह से थी, दोनों तरफ मैंने क्रॉस वायर लगाए, तो अब मेरी सेंट्रल रिंग हल्की सी श्रिंक हो गई। सेंट्रल रिंग इन दोनों को तो मैं यहीं पे रख रहा हूं, सेंट्रल रिंग मेरी हल्की सी श्रिंक हो जाएगी, 0.04 से श्रिंक हो गई। मेरा ऑर्डर उसका चेंज हो गया। या तो मैं इसको यूं समझा सकता हूं कि मेरा इसका श्रिंक हो गई। अगर मैं इसको इस ढंग से नहीं समझाऊंगा तो मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल रिंग इस पोजीशन से, सेंट्रल रिंग क्या हो गई? शिफ्ट हो गई, फ्रिंज में शिफ्ट आ गया। ये इस तरह से, ये हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट आ गया, फ्रिंज शिफ्ट हो गई। क्रॉस वायर से फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है, कितने से शिफ्ट हो जाती है? 0.04 से फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है। क्यों हो रही है? ये है हमारा थ्योरिटिकल रिजल्ट।
थ्योरेटिकल रिजल्ट, थ्योरी ये कह रही है कि फ्रिंज शिफ्ट होना चाहिए. Theory is saying that there must be a fringe shift by 0.04, whereas actual experiment के अंदर, but it is not observed. But it is not observed. ये ऑब्जर्व नहीं हुआ. हमने किट को रोटेट कर दिया, होना ये चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ. ये सब कुछ नहीं हुआ. फ्रिंज जैसी थी, फ्रिंज वैसी की वैसी रही. फ्रिंज अगर हमारे इस तरह से इसको टच कर रही थी तो बाद में भी टच कर रही थी. फ्रिंज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए. देयर इज नो चेंजेस फाउंड, नो चेंज, कोई भी चेंज नजर नहीं आया. नो चेंज ऑब्जर्व्ड, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ. तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो गलत हो नहीं सकता है. अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्सपेरिमेंट में हमारी गलती हो गई हो, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमने कैलकुलेशन हमने जो ऑब्जर्वेशन लिए वो देखने में गलती रह गई हो, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1890 से लगाकर 1896 तक, 6 साल तक हमने एक्सपेरिमेंट को किया. 6 साल की हर मौसम के अंदर हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया. हमने इस एक्सपेरिमेंट को विंटर में किया, समर में किया, स्प्रिंग के अंदर किया, सभी मौसम के अंदर, रेनी सीजन में भी किया, हर सीजन के अंदर हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया. हो सकता है कि मेरी लैब जो है वो स्टेशनरी हो, तो हमने लैब से बाहर निकलकर भी एक्सपेरिमेंट किया. हमने इस एक्सपेरिमेंट को छत के ऊपर ले जाकर किया, बाहर गार्डन में ले जाकर किया, पहाड़ के ऊपर ले जाकर किया, तालाब के अंदर ले जाकर किया. हर जगह हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, लेकिन किसी भी जगह रिजल्ट में चेंजेस नहीं आए. मींस जैसी रिंग हमको पहले दिखाई दे रही थी, किट को रोटेट करने के बाद में भी रिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया. देयर इज नो चेंज ऑब्जर्व्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट, जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट फॉल्स रिजल्ट है. इट इज अ फॉल्स रिजल्ट, ये गलत है. इट इज अ रॉन्ग रिजल्ट, ये गलत रिजल्ट है. ये रिजल्ट ही सही नहीं है. अब ये रिजल्ट गलत क्यों हुआ? तो हमारा इस रिजल्ट, ये फॉल्स रिजल्ट हो गया. फॉल्स रिजल्ट होने के कारण क्या हुआ, इसका रीजन क्या है कि जो हमारी थ्योरी डेवलप की थी, थ्योरी का अगर कोई रिजल्ट आपका फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो थ्योरी की जो बेसिस है वो गलत है. दैट मीन्स जो बेसिस है, थ्योरी के जो बेसिस, वो हमारे गलत है. बेसिस ऑफ थ्योरी वर रॉन्ग. जो हमने थ्योरी के बेसिस लिए थे, और थ्योरी का बेसिस हमने क्या लिया था? थ्योरी का बेसिस हमने ये लिया था कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है विद रेफरेंस टू ईथर. तो जो ईथर जो था, वो ईथर फ्रेम गलत है. ईथर का एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है. ईथर का एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है. तब है क्या चीज? तो इसका मतलब ये हुआ, ईथर तो हो गया गलत, ईथर फ्रेम नहीं है. अब यहां पर हमको क्या काम में लेना पड़ेगा? एक्चुअल थ्योरी क्या होगी? एक्चुअल थ्योरी ये है कि हमको लेना पड़ेगा, एक्चुअल थ्योरी ये कहती है कि हमको रिलेटिव सिस्टम काम में लेना पड़ेगा. रिलेटिव सिस्टम क्या? कि अगर मैं अर्थ पे रुका हुआ हूं, भले ही अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ में मैं भी तो रोटेट कर रहा हूं. जब मैं अर्थ के साथ रोटेट कर रहा हूं तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं क्या हो गया? रिलेटिवली स्टेशनरी. सो अर्थ के रिलेटिव में मेरी वेलोसिटी, या जो हम किट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ किट, वेलोसिटी ऑफ किट इन रेफरेंस टू अर्थ, in reference to earth is 0. अर्थ की वेलोसिटी 0 लेनी होगी, और अर्थ के रेफरेंस में मेरी वेलोसिटी 0. अगर अर्थ, जैसे जिस धरती पे जिस जगह मैं खड़ा हूं, अर्थ के रेफरेंस में मेरी वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अर्थ के साथ में ही जा रहा हूं. मेरी पोजीशन अर्थ के रेफरेंस में, अर्थ में चेंज नहीं हो रही है.
जब मैं यहाँ पे स्टेशनरी हूँ, रुका हुआ हूँ, अर्थ के साथ में मैं घूम रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी अर्थ के रेफरेंस में जीरो हो गई। तो किट को भी तो हमको जीरो लेना पड़ेगा। किट की वेलोसिटी को हमने क्या लिया यहाँ पे, किट की वेलोसिटी को v ले लिया, अर्थ की वेलोसिटी के बराबर। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमने उस समय फ्रेम अर्थ को नहीं माना, उस समय हमने फ्रेम ईथर को माना। जब ईथर को फ्रेम मान रहा हूं तो ये फॉर्मूला मेरा गलत हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर v को अर्थ के रेफरेंस में वेलोसिटी को जीरो ले लेता हूं, जैसे मैं जीरो लूंगा n जीरो हो जाएगा, और n जीरो होते ही मेरी जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो वैलिडेट हो जाता है। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो तो सही है, हमारी थ्योरी गलत थी। थ्योरी क्यों गलत थी? क्योंकि हमने ईथर मीडियम काम में ले लिया। सो ईथर मीडियम नहीं होता है। फाइनल कंक्लूजन हमारा इसका ये है कि दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकलसन मोर्ले proved that there is no absolute frame of reference which was earlier known as ether frame of reference, जो है this theory discard the absolute frame of reference. Every motion, every moment, every incidence or every event are relative to each other. सारे सारे रिलेटिव होते हैं, सिस्टम रिलेटिव हमको कंसिडर करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए। भाई यहाँ पे क्लियर है, एक्चुअली वही है नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। मेरे यहाँ से तो साफ दिख रहा है, एक बार मैंने वापस उसको टैप कर दिया है तो शायद अब आपको क्लियर दिख जाए।
गया? हेलो। चलिए, तो फाइनली आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाता है कि हमने माइकलसन थ्योरी ये कहती है कि मीन्स ईथर नाम का कोई भी रेफरेंस फ्रेम नहीं होता है। इसकी समय जो ये पीरियड मैं बता रहा हूँ 1890 से 1896 और इससे पहले इसके बाद में अप टू 1900 तक करीब करीब और भी खूब सारे वैज्ञानिकों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मीन्स ईथर नाम का कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है और जो कुछ भी है वो रिलेटिव होता है। ये उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उस समय तक ये मान लिया गया था कि ईथर नाम का तो कोई फ्रेम नहीं है। हम ईथर पे जो हम कह रहे हैं साहब ये एक गॉड है और उसी से सब कुछ हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फाइनल हो चुका था। और भी खूब सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो हमारे ऐसा कोर्स में नहीं है। कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट भी हुए थे जिसमें ये बताया गया था कि ईथर नाम का कोई मीडियम नहीं है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया ईथर नाम का मीडियम नहीं है। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारे आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको कल मेरी आप लोगों की शायद क्लास है, तो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ओवर करते हैं। मुझे एक बार बता दीजिए, बलवंत है क्या? बलवंत? ठीक है, गुड। दुष्यंत? दुष्यंत? सागर आप अपना माइक ऑन मत करो। दुष्यंत? यस, आप सागर बोल रहे हो यार, मैं दुष्यंत की बात कर रहा हूँ। वो दुष्यंत यहाँ पे? अच्छा ठीक है। देन उसके बाद में मैत्री? मैत्री? ठीक है, गुड। अदिति? हिमांशी? गुड, ठीक है। और कौन है? अनिकेत? और कौन है? तो मेरे यहाँ पे अभी तक अननोन लिखा हुआ आ रहा है, नाम नहीं लिखे हुए आ रहे हैं। दिनेश? हाँ दिनेश। यहाँ अननोन क्यों लिखा हुआ आ रहा है भैया? आप अपना नाम तो चेंज कर दो, मुझे मालूम तो पड़े। फिर अटेंडेंस में मुझे बहुत दिक्कत होती है ना? चलिए ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, डिस्कनेक्ट कर लीजिए।